Assalamu alaikum dear students, my name is Shahook Amir Advocate, and in this module I'll be covering identity theft and the relevant offences of telecommunication, specifically the sections which are 16 and 17 of Prevention of Electronic Crimes Act 2016. और इसमें आप देखोगे कि आइडेंटिटी थेफ्ट होता क्या है, किसी की शनाख्त को चोरी करने का क्या मतलब है और इसकी क्या सज़ा है। इस वीडियो में आइडेंटिटी थेफ्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट होता क्या है। इसमें आप देखते हो कि आप किसी भी पर्सन की उसकी ऑथराइजेशन के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर अगर आप किसी भी पर्सन की जो आइडेंटिटी है उसको इस्तेमाल कर रहे हो और उसको किसी ऐसे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो कि वो पर्सन बाद में उसके लिए कन्वर्ट किया जा सके, इसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। अब किसी की शनाख्त चोरी किन चीज़ों से की जा सकती है, उसमें सबसे पहले तो शनाख्ती कार्ड CNC नंबर आ जाता है, फिर उस पर्सन की कोई फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हो सकते हैं उसके, और इसके अलावा जिस भी पर्सन से वो रिकॉग्नाइज़ किया जा सके, जिस भी चीज़ से वो कोई लॉगिन हो सकता है, कोई क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं उसके, एनीथिंग जिससे वो पर्सन की जो प्रेजेंस है किसी जगह पे वो साबित की जा सके। अगर आप उसको इस्तेमाल करके उसकी तरफ से या उसकी अकाउंट्स को यूज़ करके अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करके अगर कोई ऐसे क्राइम कमिट करते हैं तो इसे आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। आमतौर पे इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी किस्म का फ्रॉड कमिट करने के लिए, ऑनलाइन किसी को हरास करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने मेरा एक फेसबुक अकाउंट बनाया मेरे नाम से और उस अकाउंट से आप किसी और पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको आप हरास कर रहे हैं या आप उसको ब्लैकमेल करके कुछ अमाउंट उससे ले रहे हैं और कल को उस पर्सन को ये यकीन आ जाता है कि वो अकाउंट मेरा था और वो मेरे अगेंस्ट जो है बाद में केस फाइल कर देता है, तो इसमें जबकि मेरा इसमें कोई जुर्म है नहीं है। तो जो आपने मेरी शनाख्त चोरी करके एक जुर्म कमिट किया है इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। इस पे जो पाकिस्तानी लॉ है उसका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का जो सेक्शन 16 है वो इसके साथ डील करता है। और सेक्शन 16 यहाँ पे हमें कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को ऑब्टेन करे किसी भी मीन से, या उसको बेच दे या उसको अपने पास पोजेस करे या इसको ट्रांसमिट करे किसी भी मीडियम के थ्रू, या उसको वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ करता है, तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट के जुम्रे में आ जाता है। अब इस सब की क्या मिसाल हो सकती है? मिसाल के तौर पे मैंने किसी भी पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको फ्रॉड करके, फिशिंग के थ्रू, झूठ बोल के मैंने वो इन्फॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट कर ली, मैंने उसके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो उससे मांग लिए, या मैंने अपने किसी फ्रेंड को कहा कि वो मेरे मोबाइल पे अपना अकाउंट लॉगिन करे और उसके जाने के बाद मैंने उस लॉगिन डिटेल्स को कॉपी करके बाद में चेंज करके और अपडेट करके पासवर्ड्स को उसके अकाउंट को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो यानी किसी भी तरीके से मैंने उसको चाहे ऑब्टेन किया हो सिर्फ पासवर्ड को, मैंने अपनी पोजेशन में उस रिकॉर्ड का रखा हुआ है, या मैंने उसके पर्सनल डाटा को किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट किया कहीं पे, तो ये सब चीज़ें आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आ जाती हैं जो सेक्शन 16 प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड क्राइम है। अब इसके मुताबिक जो सज़ा है सेक्शन 16(1) क्लॉज 1 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट हमें बताता है कि कोई भी पर्सन जो इस क्राइम के लिए साबित कर दिया जाएगा कोर्ट में, उसको 3 साल की सज़ा या 5 मिलियन तक का फ़ाइन और बोथ, यानी कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो इसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी सुना सकती है और उसको फ़ाइन भी इम्पोज कर सकती है ऐसे पर्सन के ऊपर जो कन्विक्ट कर लिया गया है और साबित हो गया है कि उसने आइडेंटिटी थेफ्ट कमिट किया। अब इस तरह के क्राइम्स में जो विक्टिम्स हैं उनके पास ये ऑप्शन आ जाती है अंडर सेक्शन 16(2) कि ये अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, NCCI या जो भी अथॉरिटी इस मैटर को डील कर रही है, वो उस अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिख सकते हैं इस चीज़ के लिए कि वो कंटेंट जो डिसमिनेट किया जा रहा है उस पर्सन की आईडी को यूज़ करते हुए वो उसको ब्लॉक कर सके, वो उसकी फर्दर जो है उसको सिक्योर कर लिया जाए, उसके जो बैंक डिटेल्स हैं अगर उन्हें सिक्योर कर लिया जाए, कोई ऐसा कंटेंट जो उसकी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ डिसमिनेट किया जा रहा है उसको ब्लॉक कर लिया जाए, या उस कंटेंट को सीधा सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए कि कोई भी पर्सन इसके अलावा जिन लोगों ने देख लिया उस चीज़ को या जिन लोगों को नुकसान पहुंच गया उसके अलावा और मज़ीद लोगों को उस चीज़ को नुकसान
ना पहुंचे। तो ये राइट है किसी भी पर्सन का जो सेक्शन 16(2) प्रोवाइड करता है कि आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसके ज़रिए आपको उस कंटेंट को ब्लॉक करवा सकते हैं जो इलीगली ऑपरेट हो रहा है किसी पर्सन के थ्रू। यानी अगर कोई पर्सन आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसने क्राइम कमिट किया तो उसको तो कोर्ट देखेगी ही, उसको सज़ा मिलेगी, उसको फाइन मिलेगा। लेकिन इन फ्यूचर उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, इस चीज़ के लिए हमें जो सेकंड पार्ट है सेक्शन 16 का क्लॉज 2, वो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि आप ऐसी एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। मूविंग ऑन विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसमें आप सिम फ्रॉड्स के बारे में देखोगे कि सिम वेरिफिकेशन में आपको किन चीज़ों का, किस लॉ का और किन रूल्स खिलाफ वर्जी करने से आप इस सेक्शन 17 के अंदर जो क्राइम है उसके अंदर आप आ सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो सिम है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ की जा सकती है, किसी पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट करने के लिए, किसी को थ्रेट करने के लिए, टेररिज्म एक्टिविटीज़ के अंदर। इसके अलावा और भी जो क्राइम्स हैं जो कमिट किए जा सकते हैं, आप किसी पर्सन को कॉल करके अगर थ्रेट कर रहे हो, आप टेररिज्म एक्टिविटीज़ के अंदर अपनी कम्युनिकेशन के लिए किसी सिम को यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी वो तमाम चीज़ें जो आपने वेरिफिकेशन के थ्रू नहीं हासिल की हैं और वो सिम्स किसी न किसी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी के अंदर पास में इंडल्ज रही हैं और उन सिम्स को आप यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी सिम की पोजेशन आपके पास होना भी इटसेल्फ एक क्राइम है। और अगर आप अपनी जो सिम जो आपने अपनी आइडेंटिटी दिखाकर उसको अचीव किया है उस सिम कार्ड को, और उसको आप इस तरह के किसी भी क्राइम के अंदर यूज़ करने के लिए आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी सिम फ्रॉड्स के अंदर आ जाता है। इसके अंदर आप अगर कोई भी ऐसे सिम परचेज जो कर पा रहे हो जो प्रॉपर वेरिफिकेशन के आपने परचेज नहीं की है, तो वो सब आपको इस तरह की हीनियस क्राइम का पार्ट बना सकते हैं। जब मैं यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ तो वो गाइडलाइंस आपको पीटीए रूल्स के मुताबिक मिलती हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो रूल्स बताए हैं उन रूल्स के मुताबिक ही आपको उन सिम्स को परचेज करना है और उनको ऑपरेट करते हुए किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट, आपकी डिवाइस है वो किसी भी इलीगल एक्टिविटी का पार्ट ना बन सके। तो इस तमाम गाइडलाइंस को गो थ्रू करना आपका फ़र्ज़ है। किसी भी ऐसी डिवाइस या किसी भी ऐसी प्रोडक्ट को परचेज़ करना जो किसी भी किस्म के कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है इन फ्यूचर। सेक्शन 17 जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का है, वो इसके ऊपर 3 तरह के कार्ड्स को एक्सप्लिसिटली बताता है। इसके अलावा भी जो सिम कार्ड्स और RUIM और जो UICC कार्ड्स हैं, इनके अलावा वो कहता है जितनी भी ऐसी डिवाइसेस या कार्ड ऐसे मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो और वो उन रूल्स के मुताबिक जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने नहीं जो है वो एक्सप्लेन किए हैं, आप उनको परचेज़ कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, उन इलीगल एक्टिविटीज़ का पार्ट बन रहे हो, किसी भी ऐसी इलीगल ट्रांजैक्शन का आप पार्ट हो या ख़ुद परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सब आपके सिम कार्ड जो फ्रॉड हैं उसके अंदर इंडल्ज हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। और जो प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, इसके बारे में जो फ़ाइन है वो कोर्ट्स को अलाउ करता है कि वो 5 लाख तक का फ़ाइन और 3 ईयर्स तक की जो इम्प्रिजनमेंट है ऐसे हीनियस क्राइम्स के अगेंस्ट कोर्ट्स वो उनको अनाउंस कर सकती हैं। फर्दर इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए केस लॉ देखते हैं। 2022 YLR 2210, ये एक केस लॉ है जिसमें FIR एक रजिस्टर होती है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो साइबर क्राइम की है। प्रीवियसली FIA साइबर क्राइम ऑफेंसेस को देखती थी, आजकल जो FIA की बजाय NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो आपके FIA के केसेस को देखती है। अभी एक सेपरेट एक इदारा बन चुका है जो साइबर क्राइम के ऑफेंसेस को देखता है। पहले NCCIA एक ऑर्गन था, पार्ट था FIA का, जो कि अब इंडिपेंडेंटली साइबर क्राइम ऑफेंसेस को देखता है। यहाँ पे पेशावर में एक FIR रजिस्टर होती है एक पर्सन के खिलाफ जिनका नाम है सुहेल अहमद। अब सुहेल अहमद के खिलाफ जो FIR रजिस्टर होती है वो सेक्शन 16 जो अभी आपने देखा है इस वीडियो के अंदर, और इसके अलावा सेक्शन 21 एंड 24 ऑफ सेम एक्ट प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, और इसके अलावा सेक्शन 419 एंड 506 ऑफ PPC। एक पर्सन के खिलाफ एक FIR दर्ज होती है और उसके ऊपर क्या एलिगेशन लगती हैं कि उसने कुछ ऐसी वीडियोस और कुछ ऐसी पिक्चर्स जो है वो शेयर की हैं किसी भी एक खातून की जो एक नाजेबा हालत में हैं, और वो जो जिस पर्सन ने कंप्लेन की है वो उसके खावंद हैं जिन्होंने ये FIR जो है वो दर्ज करवाई और कंप्लेन की कि सुहेल अहमद एक पर्सन है जिन्होंने उनकी जो बीवी हैं उनकी जो न्यूड
फ़ोटोज़ हैं और वीडियोज़ हैं उनको उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिसेमिनेट किया। अब इसके ख़िलाफ़ जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसके मुताबिक एफआईआर जो रजिस्टर हुई उसमें उन्होंने 5 मंथ्स के बाद उस एफआईआर को जो है वो दर्ज करवाया। तो अब जो मेन लीगल क्वेश्चन इस केस में राइज होता है वो ये है कि क्या इतना डिले किसी ऑफेंस को कमिट होने के बाद उसको रिपोर्ट करना जायज़ है, वो कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या जो वीडियोस हैं और जो फ़ोटोज़ हैं वो किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड रखती हैं कि हम वो उसको किसी पर्सन की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के तौर पे कह सकते हैं। तो इन सब के लिए कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस थी, अब उसको देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो कोर्ट ने जो किसी भी पर्सन की इमेजेस हैं या उसकी वीडियोस हैं, इन दोनों को तो क्लियर कर दिया कि ये दोनों पार्ट हैं किसी भी पर्सन की अपनी आइडेंटिटी का, जैसे शनाख्ती कार्ड है, सीएनआईसी है, या कोई और भी आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी पर्सन की। सिमिलरली जो किसी भी पर्सन की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो उसको शनाख्त के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए यूज़ की जा सकती हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। सेकेंडली जो कोर्ट ने डिले ऑफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बात की कि किसी भी केस के अंदर ऐसे जब ऑफेंस आपको पता चल जाता है और आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले ले आते हैं तो जो प्रोसिक्यूशन है उसका जो केस है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। तो यानी जब भी आपको किसी भी इस तरह के मामले का पता चलता है तो आपको सबसे पहले उसकी एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवानी चाहिए और एक पुलिस रिकॉर्ड, एक डॉक्यूमेंट के तौर पे उसको अपने पास रखना चाहिए, ताकि वो जो डिले है उसकी वजह से आपका केस बिल्कुल भी किसी सूरत में अफेक्ट ना हो सके। अब इसके अलावा जो सेक्शन 16 है उसके अंदर इसको डिस्कस करते हुए कोर्ट ने स्कोप डिस्कस करते हुए कहा कि जितने भी ऐसे क्राइम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है किसी भी पर्सन के ख़िलाफ़ उसकी पर्सनैलिटी और डिग्निटी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो सेक्शन 16 वहाँ पे अट्रैक्ट होगा। किसी सेक्शन के अट्रैक्ट होने का मतलब ये होता है कि उसके अंडर जो पनिशमेंट है जो और फाइन, और अभी आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके पर्सन के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उसको पनिशमेंट और फाइन असाइन कर सकता है। इसके अलावा जो कोर्ट है उसने बेल तो दे दी यहाँ पे इस वजह से उस पर्सन को कि वो एफआईआर बहुत डिलेड थी और इस चीज़ को प्रूफ नहीं हो सका था कि क्या वही पर्सन है जिसने वो कंटेंट डिसमिनेट किया। लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ को ज़रूर एक्नॉलेज किया, ये कहते हुए कि बेल देने का जो मतलब ये नहीं है कि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। उस पर्सन की जो औरत है उसकी वीडियो शेयर की गई, उसकी फ़ोटो शेयर की गई, वो इस कोर्ट ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि वो एक ऑफेंस है, लेकिन क्या वो उसी पर्सन ने की है, इस चीज़ को अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने ऑर्डर्स पास कर दिए। और ये कहा गया कि जो डिले इन एफआईआर रजिस्ट्रेशन है वो इस तरह के केसेस को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। और साथ में 3 पॉइंट्स इंटेंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस किया कि कोर्ट इन 3 चीज़ों को कंसिडर करती है इस तरह के केसेस के अंदर। सबसे पहले कि किसी भी पर्सन की क्या इंटेंट थी, जब भी क्राइम कमिट होता है तो क्या एक्शन परफॉर्म हुआ और उस एक्शन के पीछे क्या इंटेंशन थी किसी पर्सन की, ये चीज़ कोर्ट देखती है। सेकेंडली कि जो क्राइम किया जा रहा है उसकी नेचर क्या है, और थर्ड और लास्ट जो पॉइंट इसके अंदर देखा गया वो ये है कि कितने एक्सटेंट के ऊपर, कितनी जुरिस्डिक्शन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया। यानी वो जो वीडियोस हैं या वो जो लिंक्स हैं वो जो शेयर किए गए हैं वो कितनी पब्लिक के साथ शेयर किए गए हैं कि उस पर्सन को जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है वो यहाँ से ऑब्जर्व की जा सके। इस लेक्चर में आपने आइडेंटिटी थेफ्ट और सिम फ्रॉड के बारे में खुसूसी तौर पर देखा कि कोर्ट्स और कंट्री जो लॉ है वो किस तरीके से उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनकी क्या पनिशमेंट्स हैं और क्या फाइन्स जो हैं वो इम्पोज किए जाते हैं इन क्रिमिनल्स के ऊपर। फर्दर वीडियोस के अंदर न्यू क्राइम्स और न्यू पनिशमेंट्स के साथ मिलते हैं।